हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज है आपका 28 जून और 28 जून को आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम था, जो कि फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके 25 नहीं 50 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जितने भी रियल प्रश्न हो सकते थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जैसा कि कल हमने प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को बताया था, तो उसी से रिलेटेड आज आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। और जो पीडीएफ हमने आपको प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम के माध्यम से रात को, उससे ही सारे तो नहीं लगभग अधिकतम प्रश्न जो कि वहीं से देखने को मिले हैं। तो आप लोग जाकर पीडीएफ को फॉलो जरूर कीजिएगा, वीडियो को करें ना करें, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ठीक है। तो सबसे कम बोली जाने वाली भाषा पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। 22 अनुसूचित भाषा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। भारतीय संविधान में 22 भाषा है, 22 भाषाओं को आपका संविधान में दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो उसमें से जो संस्कृत है वो आपका सबसे कम बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे कम संस्कृत अगर बोला जाता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो ये भी सवाल बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका हिंदी होगा। हिंदी भाषा को सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है भारत में। हिंदी भाषा को 52.83 करोड़ वक्ता है। और प्रतिशत की बात करेंगे तो 43.6% लोग आपका हिंदी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर बात करेंगे तो सेकंड नंबर पर आपका कौन है, तो सेकंड नंबर पर आपका बंगाल है, जिसे कि 8.03% लोग बोलते हैं। वहीं पर थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पर आपका मराठी है, ठीक है। और फोर्थ पर बात करते हैं तो फोर्थ पर दोस्तों आपका तेलुगु है। और फिफ्थ पर बात करते हैं तो फिफ्थ पर आपका तमिल है, ठीक है। तो ये 5 को आप याद रखिएगा और यहीं से प्रश्न आपके आएंगे। सबसे कम आया है तो सबसे ज़्यादा भी आएंगे, और सबसे ज़्यादा भी आया है तो दूसरा भी आएगा और आपका तीसरा भी आएगा, ठीक है। अभी तक तीसरा तक पूछा गया है। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले हम लोग बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे पावर प्ले सेल के बारे में। ये सेल आपका 27 से लेकर 30 जून तक है, जो कि चलना है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 351 रुपये में मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप एपीजी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपका एसएससी सीपीयू का तो मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। साथ में एसएससी के जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो या एमटीएस हो या सीएसएल हो। कल ही आपका एमटीएस का वैकेंसी देखने को मिला है, सीजीएल का परसों देखने को मिला था, ठीक है। तो उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप यहाँ पर मात्र 351 रुपये एक्सेस कर पाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आप एसएससी का नहीं, आप रेलवे का भी एक्सेस कर पाते हैं, डिफेंस का भी कर पाते हैं। इसके अलावा आपका स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है उसका भी कर पाते हैं, ठीक है। यूपीएससी जो कि टॉप लेवल का एग्जाम होता है, और वहाँ से लेकर जो निम्न लेवल का एग्जाम होता है ग्रुप डी तक के एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू आप एक ही पास में, जो कि 351 रुपये में मिलता है, आप लोग एक्सेस कर पाते हैं। याद रहे, ऑफर आपका 30 जून तक है। 31 जून एक नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन 1 जुलाई से जो ऑफर है आपका, फिर से ये प्राइस 699 हो जाएगा। और इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। कूपन कोड एपीजी जरूर यूज़ कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है। तो दंती दुर्ग की बात करेंगे तो ये कल के पीडीएफ में आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रकूट हो जाएगा, ठीक है। जो दंती दुर्ग है आपका राष्ट्रकूट जो वंश था उसका संस्थापक था। दंती दुर्ग बदामी चालुक्यों के सामंत बन गए और 753 ईस्वी में राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित करने के बाद वो सत्ता में आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो राष्ट्रकूट वंश है वो आपका 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक दक्षिण भारत के लोगों पर सहयोग की शासन किया था। और उनकी राजधानी कर्नाटक के गुलबर्ग इलाके में स्थित है, ठीक है। किसकी, तो दंती दुर्ग यानी कि राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया कि किस नदी का उद्गम है जो कि राक्षस ताल झील से होता है। तो राक्षस ताल झील से आपका सतलज नदी का उद्गम होता है, तो सतलज नदी इसका राइट आंसर है। सतलज नदी की बात करेंगे तो सिपीकल्ला पास है, यानी कि सिपीकल्ला दर्रा है, उससे होकर भारत में प्रवेश करती है और यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत में राक्षस ताल झील से हुई है और सतलज नदी सिंधु नदी के एक पूर्वी तट है। और सतलज का सिंधु से पाकिस्तान के मिठानकोट में संगम होता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोजागिरी जो पूर्णिमा है या कोजागिरी उत्सव है किस राज्य का त्यौहार है, ठीक है। तो देखिए, कोजागिरी के उस विषय में जो आंसर है आपका अलग अलग आ रहा है, ठीक है। आप बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगर आपके ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया गया होगा तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। अगर आपके ऑप्शन में असम यानी कि पूर्वोत्तर भारत का कोई राज्य दिया गया होगा तो आपका वो ही सही होगा, जैसे कि असम हो गया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है। तो अगर आपको महाराष्ट्र नहीं होगा तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में से कोई एक जरूर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा
कि जो कोजागिरी जो त्यौहार आया था उसमें आपका ऑप्शन क्या दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जैसे ही मानसून का मौसम समाप्त होता है, पूर्णिमा के दिन कोजागिरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे हिंदुओं का फसल उत्सव माना जाता है। इसके अलावा कोजागिरी के अलावा एक आपका होजागिरी भी है। होजागिरी आपका उत्सव नहीं, एक आपका लोक नृत्य है जो कि मिलता जुलता नाम है। ठीक है, तो होजागिरी की बात करते हैं तो ये त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, जो मिलता जुलता नाम है और आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। अगला है कि ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए सुटेबल बॉय पुस्तक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होता है विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार हैं, कवि हैं। उनके उपन्यास द गोल्डन गेट 1986 और ए सुटेबल बॉय 1993 के लिए जाने जाते हैं। और इसको याद रहे, ये आपका ए सुटेबल हुआ है, यानी कि ए लगा हुआ है तो ये आपका विक्रम सेठ का है। वहीं पर अगर आपको एन लगा होता, एन, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका करण जौहर होता, जो कि एसएससी सिलेक्शन फेज 12 में पूछा गया है कि एन अ सुटेबल बॉय जो है पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका करण जौहर द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक पुस्तक है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक लेखक है आपके अमृता प्रीतम। ठीक है, इनका भी पुस्तक का नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक पिंजर उपन्यास है। ठीक है, यही पूछा जाता है, बाकी ये दोनों तो नहीं पूछा गया है अभी तक, फिर भी याद रखिएगा। अज अखा वारिस शानू है, एक सुनहरी कविता है जो कि आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 किससे संबंधित है। ठीक है, पूछा गया था राज्य विधायिका और उसकी समिति के संबंध में महाधिवक्ता के अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 177 था, तो ये भी इसको क्या रखिएगा। अनुच्छेद 177 में सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकारों की चर्चा की गई है। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को अपनी राय व्यक्त करने और विधानसभा के विचार विमर्श करने में भाग लेने का अवसर दिया जाता है, या यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो दोनों सदन में भाग लेने का अवसर दिया जाता है किसे, महाधिवक्ता को। इसके अलावा प्रत्येक मंत्री राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल समिति की किसी बैठक में अपनी बात रखने और चर्चा में भाग लेने का विशेष अधिकार है, जिसके लिए नियुक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है राज्य के महाधिवक्ता को। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि भारत में रेलवे कब शुरू हुआ है। तो भारत में रेलवे की बात करते हैं तो भारत में रेलवे की जो शुरुआत है वो आपका 1853 ईस्वी में हुआ था। 1853 में, आज से 160 साल पहले की बात करेंगे तो 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन जो कि बोरी बंदर जो कि मुंबई में है और थाने के बीच चलाई गई थी, और 34 किलोमीटर की दूरी पर यह चला था। और आपको बता दें कि इसका जो शुरुआत है किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड डालहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुणले का संबंध है जो कि किस नृत्य से है। तो रुक्मणी देवी अरुणले की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो रुक्मणी देवी अरुणले एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यंगना है जिन्होंने भारतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास जो कि अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। तो ये भी पूछा जाता है कि कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना है जो कि किसने किया था, तो रुक्मणी देवी अरुणले इसका राइट आंसर होगा, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ ही वो एक थियोसोफिस्ट भी थी जो कि एनिमेशन से बहुत प्रेरित थी। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने मद्रास चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है। तो देखिए, हिमालय के मैदान और शिवालिक के बीच घाटी की बात करते हैं तो इसे हम लोग दून कहते हैं, तो दून इसका राइट आंसर है। ठीक है, दून की बात करते हैं तो देशांतरीय घाटी है जो तल छट से भरे होते हैं। प्रमुख दून की बात करते हैं तो पाटली दून हो गया, चौखंबा दून हो गया, देहरादून आदि शामिल है। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे युवा यह पर्वत श्रृंखला है। शिवालिक की पहाड़ी बाहरी हिमालय की एक पर्वत श्रृंखला है, इन्हें चुड़िया की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस असम के संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हूबहू अब सेम क्वेश्चन कल भी पूछा गया था जो कि हम पीडीएफ में आपको दिए हैं और आज भी पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका भूपेन हजारिका होगा। भूपेन हजारिका जी ने मंच नाम जुदा कौंथोस से बेहतर जाना जाता है। एक भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता, फिल्म निर्माता थे। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 को हुआ था और 2019 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। उससे पहले 1977 में इन्हें पद्मश्री, 1987 में संगीत नाटक अकेडमी, 2019 में भारत रत्न, 2001 में पद्म भूषण और 2012 में पद्म विभूषण, लगभग सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है। कल आपका अनुच्छेद 48A आया था, आज आपका अनुच्छेद 48A सिर्फ अनुच्छेद 48 आया है। तो अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य जो है कृषि पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा
और विशेषतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 48 ए भी हम लोग देख ही लेते हैं लगले। तो अनुच्छेद 48 जो है वो आपका पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन जीवों की सुरक्षा संबंधित है। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। संविधान का जो 42वां संशोधन था 1976, उसके माध्यम से अनुच्छेद 48 में 48A सब को जोड़ा गया था और यही आपका संविधान संशोधन के माध्यम से जो 10 मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में वो जोड़े गए थे। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो एक जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका बाद में जोड़ा गया था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुलामगिरी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक की बात करते हैं तो गुलामगिरी पुस्तक जो है वो आपका महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर महात्मा ज्योतिबा फुले होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में समाज के दलित वर्गों के लिए गुलामगिरी लिखा ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव और उत्पीड़न का एहसास हो सके। और इसके बाद 1873 में ही इन्होंने महिलाओं अछूतों जैसे दबे हुए समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का भी गठन किया था। तो इसको भी याद रखिएगा, सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया, गठन किसने किया और कब किया, तो ये भी आपका प्रश्न बनता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है कि मध्य प्रदेश से राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री किसे मिला है। तो मध्य प्रदेश के लिए राय नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री बात करेंगे तो राम सहाय पांडे को मिला है। तो इसका राइट आंसर राम सहाय पांडे होगा। राय लोक नृत्य जो कि मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है उसमें अपना अविश्वसनीय योगदान देने के लिए राम सहाय पांडे को 2022 में पद्मश्री अवार्ड से जो कि सम्मानित है, जो कि किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला आपका पूछा गया कि पंडित जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया था। ठीक है, तो संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 22 जनवरी 1947 होगा। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकार किया गया था और ये संविधान सभा के उद्देश्य को परिभाषित करता है। संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है एंड दिस रेजोल्यूशन वाज अडॉप्ट बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में निम्नलिखित में से किसे कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो कालिदास सम्मान 2022 की बात करेंगे तो एम वेंकटेश्वर कुमार को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा कालिदास सम्मान है संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। तो इसको भी याद रखिएगा, किसके द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार है जो कि दिया जाता है। 2022 में आपका एम वेंकटेश्वर कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उल्लर झील का उद्गम स्थल कौन सी नदी पर है। यानी कि थोड़ा सा लैंग्वेज आपका चेंज हो सकता है लेकिन आंसर आपका राइट आंसर झेलम ही होगा। उल्लर लेक से कौन सी रिवर पास होती है, इस प्रकार का कोई था तो झेलम ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर आपका झेलम होगा। एशिया के सबसे मीठे पानी की झील है आपका वेल्लर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जहाँ इसका पानी झेलम नदी के द्वारा प्रवाहित होता है। ठीक है, और झील की अधिकतम जो गहराई है 14 मीटर है और उसका आकार है जो कि 30 से लेकर 260 वर्ग किलोमीटर से भिन्न है। झील जो है रामसर असल के रूप में नामित 27 भारतीय आर्द्रभूमियों में से एक है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक जो क्वेश्चन आपका ये जो ऊपर जो बताए थे हम आपका कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सा दून क्या पाया जाता है, तो दून पाया जाता है। तो इसी प्रकार आपका कुछ और एक है, एक आपका वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती है। थोड़ा सा हो सकता है चेंज आपका क्वेश्चन को मिला हो, तो इसको भी देखिएगा। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे कि कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। ठीक है, वहीं पर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में आपका दून पाया जाता है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन को इसको भी शामिल कर लीजिएगा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपका एक जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था विधानसभा का सदस्य यानी कि मेंबर होने के लिए आपका कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, उनमें से एक ऑप्शन आपको छांटना था। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपका गलत जो ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था कि ऑप्शन में लिखा था शुड हैव नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट्स है जो कि आपका विधानसभा सदस्य बनने का नहीं है। ठीक है, बाकी क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगर विधानसभा का सदस्य आपको बनना है तो आप सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी जॉब नहीं करते रहना चाहिए। इसके अलावा पहला आपका भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होंगे तभी विधानसभा का सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपका आयु है 25 वर्ष से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 25 वर्ष से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, और यही सभी है। तो ये आपका जो दिया गया था कि पॉलिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बाकी जो आपका है ये भी होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो आपका कहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा बारिश की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है आपका कहाँ होगा, मेघालय के मानसीन में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय के मानसीन में। ठीक है, मानसीन में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बारिश है आपका वहीं पर होता है। ठीक है, तो मेघालय का मानसीन को याद रखिएगा। और आपसे क्या पूछा गया था, ये जो मेघालय का जो मानसीम राम है वो आपका कौन सा पहाड़ी पर है, तो ये आपका खासी पहाड़ी पर यानी कि खासी हिल्स पर है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी यहाँ से भी प्रश्न है जो कि आपके अनुसार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बाकी और क्या पूछा गया था, और लगभग सारे क्वेश्चन तो हमने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है। बाकी एक दो जो क्वेश्चन छूट गए होंगे उसको हम लोग PDF में जो कि दे देंगे। तो आप लोग वीडियो को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपका RBI के बॉन्ड के ऊपर था कि RBI बॉन्ड सेल करता है तो मार्केट में मनी बढ़ती है या डिक्रीज होती है, इस टाइप का कुछ था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर एग्जाम देकर आ रहे हैं आप लोग को याद है। और RBI के ऊपर आपका एक और क्वेश्चन था, यानी कि कहें तो RBI के ऊपर आपका 2 क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपके RBI से पूछे गए थे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग सेकेंड शिफ्ट के वीडियो में। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।